एग्जामेंटो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज दीपावली का त्यौहार है, तो इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप लोग को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए ताकि जो भी आपका एम्बिशन है आने वाले अगले साल, जो कि नया साल होने वाला है, वो वहाँ तक आपका पूरा हो जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करते हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है। तो डायरेक्ट आज का जो टॉपिक होगा वो दोस्तों टेक्निकल का होगा और डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किसी भी जेई लेवल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं कि अगर आप पीजीसीएल का तैयारी करो सिर्फ पीजीसीएल के लिए, एक किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब आप क्वेश्चन देखेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्ज़ाम में रिपीटेडली आता है और वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। प्रीवियस ईयर या बहुत सारा क्वेश्चन पेपर आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा जो सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूँ और मैं एश्योर करता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये सब क्वेश्चन देखा हुआ है। बस आप इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे तब जाके आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी भी होगी। तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर बिना टाइम लिए। यहाँ पे 46, ठीक है, 46 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 5i मतलब ये कौन सा है, इंडक्टेंस है, तो इसको बोलेंगे रिएक्टिव इंडक्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2J है, ये भी इंडक्टेंस है, तो रिएक्टिव इंडक्टेंस 2J का और क्या है यहाँ पे रिएक्टिव इंडक्टेंस 2J। तो टोटल 3 दिया हुआ है। इसको अगर मैं L1 मान लूँ, इसको L1, L2, L3 3 इंडक्टेंस है और जो कोई रिएक्टेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, रिएक्टिव इंडक्टेंस के फॉर्म में, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो क्या करना है, इसमें इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना है यहाँ पे टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे। तो इस टर्मिनल पे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए, एडिटिव पोलैरिटी क्या होता है और सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी क्या होता है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्टकट में। देखो क्या होता है, जब 2 इंडक्टेंस, सपोज करो एक इंडक्टेंस ए है और एक इंडक्टेंस ए है, इसका मान है जैसे J5 एग्जाम्पल के लिए और इसका मान है J2 और यहाँ पे ऐसे करके एक म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, इसका मान है 4J और मुझे यहाँ से लेके इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऐसे करके Z इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमेशा देखो, और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरह का पोलैरिटी दिया हुआ होगा पॉइंट टाइप का और इस तरह का, ठीक है। तो ये जब और करंट क्या होगा, करंट इंटरिंग इधर से हो रहा है, ठीक है। तो करंट जहाँ पे इंटर होगा पहला में और दूसरा में भी इंटर होगा, मतलब दोनों टर्मिनल पे अगर करंट इंटर होगा तो क्या होगा, वो एडिटिव पोलैरिटी होगा। एडिटिव मतलब जो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ऐड हो जाएगा। अगर वही करंट यहाँ पे नहीं जाके जैसे दूसरा सर्किट में बनाऊँ ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से सेम ही रहेगा। ये हो गया कितना J5, अब ये हो गया J2 और यहाँ से यहाँ ऐसे मैं कर दिया और M इक्वल टू क्या है, इसको मान लेते हैं 4J म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट रहेगा यहाँ और आउट, ठीक है। और इसका इम्पीडेंस भी मुझे Z इक्विवेलेंट निकालना है और करंट का डायरेक्शन I इधर से जा रहा है, दोनों का Z इक्विवेलेंट निकालना। अब देखो करंट जो होता है क्या होता है, इंटरिंग होना चाहिए दोनों टर्मिनल पे। देखो करंट इस इंडक्टेंस में इंटर हो रहा है और यहाँ पर भी इंटर हो रहा है, तो जब दोनों में इंटर होगा तो क्या होगा, एडिटिव पोलैरिटी होगा। यहाँ पे क्या है, दोनों में करंट आउट हो रहा है, मतलब यहाँ इस इंडक्टेंस में यहाँ से आउट हो रहा है, इस इंडक्टेंस में यहाँ से आउट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, एडिटिव होगा। तो इस केस में क्या होगा, एडिटिव होगा। तो एडिटिव अगर इसका Z इक्विवेलेंट लिखेंगे दोनों सर्किट का तो क्या हो जाएगा, L1 कितना है J5 प्लस L2 J2 प्लस, क्योंकि एडिटिव होगा तो 2 इंटू 4J कर देना, 2 इंटू 4J कितना हो जाएगा, J5 J2 प्लस 8 2 10 5 15, तो कितना हो जाएगा 15J, यानी J15 हो जाएगा इसका आंसर। इस टाइप का अगर सर्किट रहेगा, समझ गए, तो इसको बोलते हैं एडिटिव पोलैरिटी। एडिटिव पोलैरिटी। एक होता है सब्सट्रैक्टिव। सब्सट्रैक्टिव में क्या होगा,
सब्सट्रैक्टिव में ऐसे होगा, सपोज करो थोड़ा जगह कम पड़ रहा, इसको मैं मिटा देता हूँ तब जाकर बताता हूँ, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए। सब्सट्रैक्टिव में क्या होगा, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे, समझ गए। अगर दोनों टर्मिनल पे करंट इंटरिंग हो रहा है तो एडिटिव होगा, या दोनों टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है तो क्या होगा, एडिटिव नेचर होगा। मतलब उसका एल इक्विवेलेंट जो क्या होगा, ये फार्मूला याद रखो आप, एल इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M, ये एडिटिव का। अब सब्सट्रैक्टिव में क्या होता है, सिंपल समझो, ऐसे करके इंडक्टेंस है, कुछ भी वैल्यू ले लिए, इसका J2 इसका J1 है, ठीक है। और यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल टू समथिंग 4J है। यहाँ पे क्या होगा, एक से करंट बाहर जाएगा और एक में करंट इंटर होगा, उल्टा हो रहा है, मतलब एक में करंट बाहर जा रहा है और एक से इंटर हो रहा है, तो इसका मतलब ये सब्सट्रैक्टिव हुआ। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा एल इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M, ये फार्मूला आप याद रखो। ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला के बेसिस पे आप किसी भी टाइप क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ देखने में ऐसा क्वेश्चन लग रहा है, जब आप क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ जोड़ना घटाना, समझ गए। तो इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। हो गया एडिटिव का, एडिटिव मतलब जोड़ना और सब्सट्रैक्टिव मतलब घटाना, सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी, ठीक है। सब्सट्रैक्टिव, अब यहाँ देखो ये दोनों सेम है L1 L2, सिर्फ कहाँ पे, यहाँ पे 2M हो रहा है प्लस में, क्योंकि एडिटिव यहाँ सब्सट्रैक्टिव में -2M है, समझ गए। सब्सट्रैक्टिव का फॉर्मूला कब लगाना है, जब एक से आउट होगा और उसमें दूसरे में इन होगा, ठीक है। या एक यहाँ से देखो, इसका ये भी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके है और ऐसे करके है, ठीक है। तो देखो एक से इन होगा यहाँ और दूसरे से आउट होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्टिव होगा। एडिटिव में पता चल गया, जब दोनों इन होगा तो एडिटिव, या दोनों आउट होगा तो क्या होगा, एडिटिव का फार्मूला लगे। आप यहाँ क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे इम्पीडेंस निकालना, आपको पता है L1 L2 L3 दिया हुआ, ये L3 है, ठीक है। और यहाँ पे M1 मान लेते हैं, M2, दो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अरे यार, ठीक है, दो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो इसका फार्मूला क्या लगेंगे, पहले क्या होगा, तीनों के ऐड कर देंगे, मुझे Z निकालना, क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, हो गया, जो भी है इंडक्टेंस, या XL1 XL2 कुछ भी ले लो, ठीक है। अब प्लस क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक में इंटर कर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक में, देखो एक में यहाँ एंट्री और दूसरे में भी क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है पॉजिटिव आएगा, प्लस 2M1 आएगा, देख रहे हो ना। करंट अगर इधर से जा रहा है तो यहाँ से इसमें करंट, ये जो 10 इसका मैं ले रहा हूँ, इसमें इंटरिंग हो रहा है, इसमें इंटरिंग, तो प्लस 2M1। अब देखो यहाँ पे इसका और इसका रिलेशन बता रहा है, L1 और L3 में एक से करंट आउट हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है, करंट इन हो रहा है, तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा, तो -2M2 होगा, बस हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, L1 क्या है, L1 है 5 आई, आप J5 प्लस L2 क्या है, J2 प्लस L3 क्या है, J2 प्लस 2M1, मतलब 2 × 10J, तो कितना हो जाएगा, 20J, यानी 20J या J20 जो भी लिख सकते हैं। इसके बाद -2M2 इंटू -20J, ये कैंसिल हो गया, J5 प्लस J2 2 2 4 5 9, तो J9, तो आंसर क्या हो जाएगा, J9। समझ गए। कहीं कोई डाउट, अगर आप लोग को डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ डाउट आ रहा है, तो मैं उसको और दूसरे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। तो लेकिन ये सिंपल तरीका है, ये तरीका अगर आप जान गए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाँ, 47 फॉर हाईएस्ट पावर गेन व्हाट कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड। देखो पावर गेन पूछ रहा, तो कितना टाइप का कनेक्शन होता है, कॉमन बेस होता है, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, ठीक है। कॉमन इमीटर का जो होता है हाईएस्ट पावर गेन होता है, क्योंकि इसका वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों हाई होता है, जिसका दोनों हाई होगा तो उसका पावर गेन भी क्या होगा, हाई, तो कॉमन इमीटर हो जाएगा इसका आंसर। इसमें एक क्वेश्चन आता है, कॉमन कलेक्टर कहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉमन कलेक्टर यूज़ करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, लिख लो आप, फॉर्मूला आता है, इम्पीडेंस अगर मैचिंग करना हो, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए कॉमन कलेक्टर का यूज करते हैं। हाईएस्ट पावर गेन कौन सा हो जाएगा, कॉमन इमीटर। नेक्स्ट चलते हैं 48, एन एस सी आर हैज कितना पी एन जंक्शन होता है। देखो एस सी आर में
4 लेयर होता है, कितना होता है 4 लेयर 3 पीएन जंक्शन, ठीक है 4 लेयर 3 जंक्शन। तो यहाँ पे पीएन जंक्शन पूछेगा तो 3 हो जाएगा, अगर लेयर पूछता तो 4 हो जाता, ठीक है 4 लेयर 3 पीएन जंक्शन इसमें होता है। और इसमें टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल क्या क्या होता है, क्या होता है एनोड कैथोड गेट, क्या होता है एनोड कैथोड गेट, ठीक है एनोड कैथोड गेट। तो 3 टर्मिनल होता है किस में, SCR में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, SCR है 3 पीएन जंक्शन। अगर लेयर पूछता है तो 4 लेयर, कितना टर्मिनल होता है 3 होता है, एनोड कैथोड गेट। 49 ये पोल पिच कितना होता है इन इलेक्ट्रिकल मशीन। देखो पोल पिच जो होता है, 2 पोल के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल डिग्री में डिनोट करते हैं। सपोज करो एक पोल यहाँ है और एक पोल यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको पोल पिच बोलेंगे, जो कि इक्वल टू होता है 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री। समझ गए, एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में पोल पिच का। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनसेटर विल इंक्रीज द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। देखो कंपनसेटर की बात हुई तो ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। बैंडविड्थ किस में इंक्रीज करेगा, बैंडविड्थ इंक्रीज करेगा किस में, फेज लैग में, फेज लैग कंपनसेटर में। और बैंडविड्थ डिक्रीज किस में करेगा, अगर फेज लीड में। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज की बात कर रहा है इसलिए फेज लैग होगा। किसी भी क्वेश्चन में डिक्रीज आ जाएगा तो वहाँ पे फेज लीड कंपनसेटर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू इंक्रीज पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। देखो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का अगर पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी उसका इंक्रीज करना है, ठीक है पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी इंक्रीज करना, मतलब सपोज करो कि पहले मैं 100 मेगावाट पावर भेज रहा हूँ ट्रांसमिशन लाइन, अब मुझे 200 मेगावाट भेजना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो पी मैक्स इक्वल टू होता है V²/X। अब देखो यहाँ पे भी क्या, पी मैक्स कब बढ़ेगा, ये कब बढ़ेगा जब जो रिएक्टेंस है ये घटेगा, ये जितना कम होगा उतना ही बढ़ेगा, या ये भी जो है वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 2 और 3 सही होगा, क्योंकि इंक्रीज ट्रांसमिशन वोल्टेज, जितना हम ट्रांसमिशन वोल्टेज इसको बढ़ाएंगे तो उतना क्या होगा, पावर ये बढ़ेगा ये पावर, और जितना इसको घटाएंगे एक्स को तो उतना क्या होगा, पावर बढ़ेगा। तो डिक्रीज लाइन रिएक्टेंस, इंक्रीज ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 में आप देखेंगे द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करेंट अक्रॉस ए लोड इज गिवन बाय। देखो यहाँ पे दिया हुआ है V वोल्टेज दिया हुआ है 50 साइन 314t माइनस π/6। 50 यहाँ पे क्या हो जाएगा Vm मैक्सिमम वोल्टेज, और यहाँ पे I करंट दिया हुआ है 10 साइन 314t माइनस π/2। तो यहाँ पे करंट Im दिया हुआ 10, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो है फेज एंगल है, ठीक है π/6 वोल्टेज के केस में, और यहाँ पे π/2। तो π/6 अगर इसको करेंगे तो पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री, 180 भागा 6 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे 90, यही होगा ना, मतलब 30 और 90 डिग्री हो गया। अब देखो फार्मूला क्या होता है, एक्टिव पावर का फार्मूला, एक्टिव पावर, रियल पावर, ट्रू पावर जो भी होता है सब सेम ही होता है। तो एक्टिव पावर P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू VI cos φ, यही होता है फार्मूला। और ये जो V और I है हमेशा RMS में होता है, RMS वोल्टेज RMS करंट, ये हमेशा दिमाग में आप लोग लेकर चलो, ठीक है। ये मत पावर जब भी बोलेगा तो हमेशा RMS वोल्टेज होता है, RMS करंट इंटू cos φ, cos φ मतलब पावर फैक्टर, या cos φ एंगल। अब φ एंगल यहाँ पे कितना है, φ कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, क्योंकि ए इसमें जब भी चेक करना तो ये देखो हमेशा ये साइन है तो ये साइन है, जब भी दोनों सेम हो, या अगर साइन हो या साइन या कॉस या कॉस, अगर दोनों सेम होगा तो जो ये एंगल है 30 + 90 उसको ऐड कर देना तो वो टोटल एंगल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 90 + 30 120, यानी फाई का मान निकल गया 120 वोल्टेज। तो क्योंकि यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है Vm sin ωt, यही होता है ना। अब देखो Vm है मतलब यहाँ पे 50 है तो ये RMS में है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, अगर तो इसको लिख सकते हैं Vm/√2 इंटू Im/√2 इंटू कॉस कितना हो जाएगा 120 डिग्री। पुट कर दो आप, Vm दिया हुआ 50
बाय √2 इंटू करेंट दिया हुआ IM 10 बाय √2 इंटू कॉस 120 का मान आप निकालेंगे तो आपको आएगा कितना 1/2। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 125 वाट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। कहीं पे भी डाउट है यहाँ तक? आपको इस तरह इतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं कंसेप्ट के साथ, तो आप लोग बने रहिएगा तो और सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है। और आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और मेहनत करूँगा और आप लोग के बीच अच्छा टेक्निकल से रिलेटेड जो भी होगा मैं लेके आऊँगा सेलेक्टेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है ड्रॉप इन अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी करेक्टेड बाय। देखो अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी एक फार्मूला आपको पता होगा, N इक्वल टू क्या होता है, NS इक्वल टू 120F/P, यही होता है ना। F हो गया फ्रीक्वेंसी, P हो गया नंबर ऑफ पोल। ये फार्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड का। लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी इज करेक्टेड बाय, फ्रीक्वेंसी कब कम होगा, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप इन अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कब कम होगा, जब जो प्राइम मूवर का स्पीड है वो क्या होगा, जब हम इंक्रीज द प्राइम मूवर का आउटपुट बढ़ाएंगे, ठीक है। प्राइम मूवर का जब हम लोग आउटपुट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा। और ये किस प्लांट में यूज होता है, ये जो होता है ये यूज होता है आपको हाइड्रो पावर प्लांट में, ठीक है। मतलब कितना हम वाटर को इंजेक्ट करेंगे प्राइम मूवर के थ्रू, ताकि क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है अल्टरनेटर का क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट इन ए गैल्वेनोमीटर, देखो गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन आ गया जो कि मेजरमेंट का है। इन ए गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन बिकम 1/2, कितना हो रहा है 1/2 व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज शंटेड बाय 20 ohms। द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस क्या होगा, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 1/2 हो रहा है, कितना है 20, तो 20 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 10 ohms, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो रिपील फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन है। इन ए 3 फेज हाफ वेव रिएक्टिफायर फीडिंग रेसिस्टिव लोड, देखो यहाँ पे क्या है लोड। जब भी आप क्वेश्चन में ध्यान दो कि रेसिस्टिव लोड रहेगा तो जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा, 3 फेज हाफ वेव पूछ रहा है ना, तो रिपील फ्रीक्वेंसी जो होता है FR इक्वल टू 3 इंटू F, जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो 3 इंटू 400 कितना हो जाएगा 1200, तो 1200 इसका सही आंसर होगा। कब होगा 3, जब 3 फेज होगा, यहाँ पे 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर होगा तब क्या हो जाएगा 3 इंटू F। अगर सिंगल फेज होगा तो जैसे हम लोग हाफ वेव पढ़ते हैं, फुल वेव पढ़ते हैं, हाफ वेव में क्या होता है फ्रीक्वेंसी F ही रहता है, रिपील फ्रीक्वेंसी। और एक होता है सेंटर टेप फुल वेव, एक होता है फुल वेव, तो उसमें क्या होता है 2F हो जाता है, क्या हो जाता है 2F, मतलब 50 है तो 100, ठीक है, सेंटर टेप और उसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 1200 इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है। द रिपील इन आउटपुट करेंट ऑफ स्टेप डाउन चॉपर, देखो RLE लोड इज मैक्सिमम होगा, इसका कंडीशन होता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, अल्फा इक्वल टू टर्न ऑन टाइम बाय टोटल टाइम, मतलब कितना टर्न ऑन टाइम है उसको चॉपर को ऑन करने के लिए, ठीक है। और टोटल टाइम क्या है उसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। और स्टेप डाउन का हमेशा कितना होता है 0.5 होता है। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कांस्टेंट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, देखो कांस्टेंट लॉस मतलब कोर लॉस या मैग्नेटिक लॉस जो भी बोल दो, उसी को एडी करंट या हिस्टैरिसीस लॉसेस बोलते हैं। तो वाइंडिंग लॉसेस मतलब कॉपर लॉस हो गया, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा कोर लॉस। यही कांस्टेंट लॉस की जगह अगर वेरिएबल लॉस रहता, वेरिएबल लॉसेस, तब क्या हो जाता वाइंडिंग लॉसेस, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट लॉसेस बोला है तो कोर लॉस इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन को आपको डिफरेंट टाइप का पता होना चाहिए क्या कंसेप्ट है, ताकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डीप बार रोटर कंस्ट्रक्शन यूज्ड इन, देखो डीप बार रोटर कंस्ट्रक्शन क्यों यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि जो मोटर होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए, तो इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर, डीप बार रोटर यूज़ करते हैं। और डीप बार रोटर में क्या होता है, डीप बार मतलब सपोज करो कि इस तरह से ऐसे करके है, ठीक है, यहाँ ऐसे
ये स्लॉट है, इस स्लॉट को क्या करेंगे, डीप करेंगे। तो इस जितना डीप रहेगा उसमें कॉपर कंडक्टर उतना रहेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उस जो डीप बार रोटर का है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, टॉर्क होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क। अब देखो यहाँ पे टू ट्रांसफार्मर विथ ए आइडेंटिकल वोल्टेज रेटिंग आर वर्किंग इन पैरेलल। अब देखो आइडेंटिकल मतलब सेम वोल्टेज पे काम कर रहा है पैरेलल में, ठीक है। टू सप्लाई कॉमन लोड, दोनों सेम ही लोड से कनेक्टेड है। द परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ वन ट्रांसफार्मर इज हायर, मतलब एक ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस ज़्यादा है और दूसरे का कम होगा। द लोड शेयरिंग बिटवीन, तो लोड शेयरिंग जो होता है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब सपोज करो किसी का रिएक्टेंस x है और किसी का 2x है, तो जिसका रिएक्टेंस कम होगा वो क्या करेगा, जिसका रिएक्टेंस ज़्यादा होगा उस पर लोड कम होगा, और जिसका रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा, उस पर लोड ज़्यादा होगा। तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर इम्पीडेंस, समझ गया। और ऐसे भी ऐसे समझो इस क्वेश्चन को, लोड शेयरिंग मतलब केवीए मतलब क्या होता है, एक होता है रियल पावर, एक होता है एपरेंट पावर, एक होता है रिएक्टिव पावर। तो ट्रांसफार्मर के केस में केवीए मतलब हो गया, केवीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, मतलब रिएक्टेंस जो जितना ज़्यादा बढ़ेगा केवीए रेटिंग घटेगा। तो समझ रहे हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव इम्पीडेंस। द नंबर ऑफ कंपरेटर, देखो नंबर ऑफ कंपरेटर रिक्वायर फॉर 8-bit फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। देखो कंपरेटर निकालना है, सिंपल याद रखो जब इस टाइप क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ कंपरेटर फार्मूला क्या होता है, 2n-1, बस याद रखो। अब यहाँ पे 8 दे, 10 दे, 16 दे, 6 दे, 5 दे, 4 दे, कुछ भी दे, बस निकालूंगा। तो 2^8-1 मतलब 256 में से एक गया, कितना हो गया, 255। सही आंसर क्या, 200। अब यहाँ 8 की जगह मैं बोलता हूँ 10 दे दे, कितना हो जाएगा, 2^10-1, तो 2^10 कितना हो जाएगा, 1024-1, तो कितना हो जाएगा, 1023। इस तरह से आप निकाल सकते हो, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। बस फार्मूला पता है, विथिन 10 सेकेंड में आप निकाल सकते हो। 2^n-1, तो 2^8-1 मतलब 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ स्पेस का। 61 क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन देखने में इतना लंबा चौड़ा है, बस आप प्रॉपर अगर आपके पास कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। चलते हैं, ये 65 वोल्ट डीसी सप्लाई, क्या है, डीसी सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ ए 600 ओम इन ए सीरीज विथ एन अननोन रेजिस्टेंस। ए वोल्टमीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 1.2 किलो ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 600 ओम रेजिस्टेंस एंड रीड 5 वोल्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। पहले तो सिंपल देखो सर्किट क्या है, बोल रहा है कि 35 वोल्ट क्या है, डीसी सप्लाई कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ इतना ओम इन सीरीज, मतलब 600 ओम क्या है, यहाँ पे बना लेता हूँ, 600 ओम है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ क्या है 35 वोल्ट का सोर्स है 35 वोल्ट, तो प्लस माइनस होगा, ये 600 ओम हो गया और एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक जो भी सर्किट बोला, यहाँ तक ऐसे करके यहाँ तक ये मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब बोल रहा है ए वोल्टमीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 1.2 किलो ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 600 ओम रेजिस्टेंस। अब 600 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या कनेक्ट है, एक वोल्टमीटर 1.2 किलो ओम का जो उसका रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, और किसके अक्रॉस, मानी ये 600 के अक्रॉस में, ये जो ये 600 है इसके अक्रॉस में, तो इसके अक्रॉस में क्या करते हैं, यहाँ से एक वोल्टमीटर और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, यही है ना, ये वोल्टमीटर है और रेजिस्टेंस कितना है 1.2 किलो ओम, लिख दिया, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, अब इसका रेजिस्टेंस निकालना, आपको इसका वोल्टेज पता है, हाँ, एंड रीड कितना 5 वोल्ट, ये जो वोल्टमीटर है कितना रीड कर रहा है 5 वोल्ट, यानी 600 ओम के अक्रॉस में कितना ड्रॉप हो रहा है 5 वोल्ट, यही होगा ना, 600 ओम के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 5 वोल्ट। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसके अक्रॉस में मुझे वोल्टेज निकालना है, तो V 600 इक्वल टू कितना हो जाएगा,
35 इंटू, अब मुझे क्या निकालना है, अब देखो यहाँ ए कितना है, ए और ए रेसिस्टेंस क्या होगा, दोनों पैरेलल में होगा, 1200 और 600, तो इसको कर सकते हैं 1200 गुना 600 बाई 1800, 36 18 3 यानी 400 ओम हो जाएगा। इसका अब क्या हो गया 400 ओम, तब 35 गुना 400 बाय कितना हो जाएगा 400, अब प्लस क्या है, ये सीरीज में आ रहा है प्लस आ रहा है, और 600 मतलब 5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, 5 इक्वल टू 35 गुना 400 बाई 400 प्लस आर, तो आर इक्वल टू जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको 2.4 किलो ओम आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2.4 किलो ओम। समझ गए? तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर करना, बहुत सिंपल वे में। अब यहाँ पे आप यहाँ पे मत कंफ्यूज होइएगा आप लोग कि कैसे 1200 आ गया। सिंपल बताता हूँ, देखो 600 ओम है और यहाँ पे एक वोल्टेज है, तो वोल्टेज को मैंने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। इसलिए शॉर्ट किया तभी तो हम रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं इसका, दोनों ब्रेक। ये 600 हो गया, ये 1200, दोनों पैरेलल में है ना, तो 600 गुना 1200 गुना 600 बटे 1800 होगा 400, तो ये कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। समझ गए? वही मैं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ये 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर फेड फ्रॉम द रोटर साइड। रोटर साइड से क्या कर रहे हैं, फेड कर रहे हैं विथ स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड। तो क्या होगा, देखो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्लिप फ्रीक्वेंसी। स्लिप फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफएस बोलते हैं स्लिप फ्रीक्वेंसी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्लिप फ्रीक्वेंसी। 63 इन ए सर्किट गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर टू द लोड हैविंग ए रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम। अब यहाँ पे कितना हम रेसिस्टेंस पुट करेंगे कि मैक्सिमम पावर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं लोड के थ्रू। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का कंडीशन क्या होता है, रेसिस्टिव सर्किट में जो लोड रेसिस्टेंस होता है वो सोर्स रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अब 10 वोल्ट का सोर्स रेसिस्टेंस तो यही तो है, तो ये क्या है, लोड कितना है 3 है, सोर्स रेसिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए 3 होना चाहिए। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू आर बाई 6 प्लस आर। तो 18 प्लस 3R इक्वल टू 6R हो गया। तो 3R इधर जाएगा तो 3R इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो 6 ओम इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ 6 ओम रखो, 6 और 6 पैरेलल में, 6 इंटू 6 36 बाई 12 3 ओम, यानी लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस बराबर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा 6 ओम। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग गिवन सर्किट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई इन ए 5 ओम रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे करंट आई, यहाँ से जो करंट आई जा रहा है कितना होगा, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है 1 एम्पियर करंट यहाँ जा रहा है, 1 एम्पियर यहाँ जा रहा है, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स। क्या है, डीसी वोल्टेज। इस क्वेश्चन का आंसर बाद में करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा और यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं 65 क्वेश्चन पे। फ्रॉम द सोर्स Vs दिया हुआ 200 cos ओमेगा टी, ठीक है, और लोड करंट दिया हुआ Im इक्वल टू 2.5 एम्पियर। एट पावर फैक्टर देखो दिया है 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर है। तो लोड इम्पिडेंस निकालना, कैसे निकालो, सिंपल है। देखो Vs आपको दिया है और Im दिया हुआ है, तो Vs इक्वल टू क्या है 200 cos ओमेगा टी, यही है ना। तो यहाँ पे Vm हो जाएगा, ये क्या हो गया Vm हो गया, Im दिया 2.5, तो Z क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड क्या बोल रहा है, लोड इम्पिडेंस, Z निकालना हमको, ZL लोड इम्पिडेंस। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, Z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं। V कितना है 200, करंट कितना है 2.5, तो 200 भागा 2.5 तो 80 ओम निकल गया, इम्पिडेंस निकल गया। अब मुझे लोड इम्पिडेंस निकालना, लोड इम्पिडेंस ZL इक्वल टू क्या होता है, Z cos फाई प्लस JZ साइन फाई। ये हो गया रियल, ये हो गया रिएक्टिव इम्पिडेंस, ठीक है। अब Z cos फाई तो 80, देखो cos फाई दिया हुआ पावर फैक्टर 0.6 लैगिंग, देखो यहाँ पे क्या है लैगिंग है, लैगिंग है तब हम प्लस लिए हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे लीडिंग रहता, लीडिंग, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ता माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या है लैगिंग है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिए प्लस। समझ गए, Z cos फाई प्लस Z प्लस JZ साइन फाई।
जेड एल निकल जाएगा। अब देखो कॉस फाई दिया हुआ तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस फाई क्या है, कॉस फाई दिया हुआ कॉस फाई इक्वल टू 0.6, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 6/10 होगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बाई कर्ण, आधार मतलब बेस बाई एच हो गया, तो इसका पी निकालेंगे, पी इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 64 आ जाएगा, तो इसका क्या निकल गया 8। अब मुझे साइन निकालना है साइन फाई, क्योंकि साइन फाई यहाँ पे निकालना, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, लंब मतलब पी बाई एच, पी कितना है 8/10 कितना हो जाएगा 0.8, यहाँ से 0.8 आ गया। अब देखो इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो जेड कॉस फाई, जेड क्या है 80 इंटू कॉस फाई 0.6 प्लस जे, और जेड कितना है 80 इंटू साइन फाई कितना हो जाएगा 0.8, तो कितना होगा 48 प्लस जे 64। देखे तो क्या आंसर आ गया 48 प्लस जे 64 जे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ये कंफ्यूज मत करना कि जे बाद में है, जे पहले भी होगा बाद में, कुछ भी कैसे भी आप लिख सकते हो। क्या जे मतलब डिनोट करता है कि रिएक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है, क्या है रिएक्टिव कंपोनेंट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 48 प्लस 64 जे। 66 टू कैपेसिटर C1 C2 हैव, C1 देखो दिया हुआ 20 माइक्रोफेराड, C2 30 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखो इसका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, जब भी पैरेलल में होगा कैपेसिटेंस तो क्या होता है, पैरेलल में होता है तो ऐड कर देते हैं, सीरीज जो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होता है तो ऐड करते हैं, कैपेसिटर अगर पैरेलल में होगा तो ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा 50। पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल आर्क एंड इंडस्ट्रियल फर्नेसेज, देखो जब भी इंडस्ट्रियल आर्क और इंडक्शन फर्नेस आएगा तो हमेशा लो पावर फैक्टर होता है, वेरी लो, लैगिंग होता है, क्या होता है लैगिंग इन नेचर, वेरी लो लैगिंग पावर फैक्टर। 68 ये 100 मिली एम्पियर मीटर है जो एक्यूरेसी ऑफ 2%, इट्स एक्यूरेसी वाइल रीडिंग 50। देखो 100 मिली एम्पियर है तो 2% एक्यूरेसी, अब कितना हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग 50 हाफ कर दिए तो एक्यूरेसी दुगुना से बढ़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 4%। आप यहाँ 100 है और यहाँ पे 50 की जगह 25 मिली एम्पियर होता है तो कितना हो जाएगा चौगुना, तो 4 गुना 2 इंटू 4 तो 8% हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 50 है तो इसलिए क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4% एक्यूरेसी। सीरीज इंडक्टर इज नॉर्मली एडेड इन ए थायरिस्टर सर्किट फॉर अचीविंग प्रोटेक्शन। देखो इंडक्टर जब भी होगा तो di/dt होता है प्रोटेक्शन, हाई di/dt। अगर यहाँ पे कैपेसिटर होता तो क्या होता हाई dv/dt, लेकिन यहाँ पे क्या है सीरीज इंडक्टर तो क्या होगा थायरिस्टर में हाई di/dt। क्लैंपोन एमीटर हमेशा यूज करते हैं लार्ज एसी करंट को मेजरमेंट करने के लिए, क्लैंपोन एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजर द लार्ज अल्टरनेटिंग करेंट्स। देखो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आर प्रोवाइडेड विथ अर्थवायर, अर्थवायर क्यों प्रोवाइड करते हैं ओवरहेड लाइन में, उसके लिए करते हैं कि जो भी कभी भी अगर डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक हो आएगा कहाँ से, जो ऊपर है आकाश से जब भी आता है उस लाइन पे आता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अर्थ वायर का यूज़ करते हैं। आप देखना जो बड़ा बड़ा ट्रांसमिशन लाइन होता है 132 केवी से ऊपर जो भी है, आप उसमें देखना ऊपर सबसे ऊपर एक कंडक्टर रन करता है सबसे ऊपर, उसको बोलते हैं अर्थ वायर, आप ऑब्जर्व करना। तो वो उसका मेन पर्पस होता है कि प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को, किससे डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक से। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। बैलेंस लाइन करेंट ये सब नहीं होगा, प्रोवाइड पाथ ये भी गलत है, प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेशन पॉइंट ये भी नहीं है। जो नेचुरल करेंट होता है ये सब करने के लिए हम लोग सर्ज अरेस्टर का यूज करते हैं। 72 इन एन अमीटर हैज ए करेंट रेंज ऑफ 0 से 5 एम्पियर, मतलब अमीटर का करेंट रेंज मतलब अमीटर कितना मेजर कर सकता है 5 एम्पियर तक करेंट, 0 से 5 मतलब वो रेंज दिखाता है कि 5 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। एंड इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ, इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब उस अमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस 0.2 ओम है। इन ऑर्डर टू चेंज द रेंज, अब पहले 5 एम्पियर था अब मुझे 25 एम्पियर तक यूज करना है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस एडेड, कितना और रेसिस्टेंस हम ऐड करेंगे, एंड हाउ इट वुड कनेक्ट विद द मीटर, और कैसे कनेक्ट करेंगे सीरीज या पैरेलल में। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, जब भी हम अमीटर का करेंट रेंज जैसे 5 एम्पियर है उसको बढ़ाएंगे
तो मुझे जो शंट रेसिस्टेंस ऐड करना है अमीटर के केस में हमेशा पैरेलल होता है। इसको आप दिमाग में सेट कर लो, आंख बंद करके पैरेलल होता है, पैरेलल में मारना। अगर वही वोल्ट मीटर रहेगा तो अगर उसके रेंज को बढ़ाना है, जैसे 20 वोल्ट मीजर कर रहा है, अब मुझे 100 वोल्ट करना है, तो उसमें हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं रेसिस्टेंस को, क्या करते हैं सीरीज में, लेकिन अमीटर केस में हमेशा पैरेलल में। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, पहले क्या रेंज था 5, अब क्या हो गया 25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर m होता है, m इक्वल टू पहले कितना था 5, अब कितना 25, अब टोटल करंट कितना है, तो टोटल करंट IT इक्वल टू I इनिशियल करंट जो भी है पहले, तो IT कितना हो जाएगा 25, अब I पहले कितना था 5, जो बड़ा होगा ऊपर आएगा, जो छोटा पहले था वो तब कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 निकल गया। अब एक फार्मूला होता है RSH इक्वल टू RM मीटर रेसिस्टेंस या इंटरनल रेसिस्टेंस, इसी को बोलते हैं RM इंटू RSH इक्वल टू RM बाय m-1। देखो RM क्या है 0.2 और m क्या निकल गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 माइनस m1, तो 0.2 भागा 4, तो कितना हो जाएगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.05 ओम हो जाएगा। और क्या बोले हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा 0.05 ओम पैरेलल। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में वोल्टेज रहता तो उसका भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते, वोल्टेज के केस में R सीरीज रेजिस्टेंस निकलता, उसका फार्मूला होता RM इंटू m-1, यहाँ भागा हो रहा है m-1, और वोल्टमीटर के केस में m-1 होता है, m वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही है, वहाँ पे वोल्टेज जो मैक्सिमम वोल्टेज बाय इनिशियल वोल्टेज जो भी है वो डिवाइड होता है, तो वहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल जाता है। इसके ऊपर और क्वेश्चन करवाएंगे जैसे जैसे टेस्ट सीरीज और आगे बढ़ेगा। आप लोग देख ही रहे हो कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, उस अनुसार से आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्रमोट करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊंगा और अच्छा से अच्छा कंसेप्ट लाऊंगा जो कि आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट चलते हैं 73 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर आप जान गए तो आप किसी भी टाइप क्वेश्चन आएगा उससे वाट मीटर से, तो आप ऐसे उड़ा दीजिएगा चुटकी में, ठीक है। तो अब उड़ाना कैसे है उसका मैं बता रहा हूँ। पावर कंज्यूम्ड बाय बैलेंस 3 फेज 3 वायर लोड इज मेजर, मतलब कैसा है बैलेंस्ड है, 2 वाट मीटर मेथड, ठीक है। द फर्स्ट वाट मीटर रीड ट्वाइस दैट ऑफ सेकेंड, मतलब 2 वाट मीटर है, पावर मेजरमेंट के लिए वाट मीटर यूज करते हैं। व्हाट विल बी द लोड इम्पिडेंस एंगल, कभी कभी लोड इम्पिडेंस एंगल या पावर फैक्टर पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वैसे वैसे करो। फर्स्ट वाट मीटर रीड ट्वाइस ऑफ द सेकेंड, मतलब सेकेंड वाला दूसरा वाट मीटर क्या होगा W2 इक्वल टू ए, अगर W मेजर करता है तो W1 क्या हो जाएगा, इसका दुगुना मीटर यूज करेगा, 2W हो गया, W मतलब वाट मीटर। अब देखो फार्मूला, एक फार्मूला होता है जो आप एकदम उसके अपने दिमाग में सेट कर लो, 10 फाई इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 बाई W1 प्लस W2, ये फार्मूला होता है, इसको आप दिमाग में सेट कर लो। इस फार्मूला का आगे एक प्लस माइनस मिलता है, प्लस मतलब अगर लैगिंग लोड रहेगा तो प्लस, अगर लीडिंग रहेगा तो माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। लीडिंग का मतलब अगर पावर फैक्टर लीडिंग होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा लैग लीड का कोई बात नहीं किया, तो इसलिए आप इसको रिमूव कर सकते हो, आप डायरेक्ट लिखो √3 W1 माइनस W2 बाई W1 प्लस W2। अब इस पर हम निकालते हैं 10 फाई √3 का मान √3 रख देंगे, W1 क्या है 2W और W2 क्या है माइनस W बाई 2W प्लस W 3W हो जाएगा, तो √3 2W माइनस W बाई 3W हो गया, W कैंसिल, √3 भागा 3, तो क्या हो जाएगा 1 बाय √3 हो जाएगा। अब देखो 10 फाई इक्वल टू 1 बाय √3, तो 10 कितना फाई का मान रखेंगे 1 बाय √3 का, देखो 10 30 का मान जो होता है 1 बाय √3, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसी को अगर हम पाई के फॉर्म में लिखे तो पाई बाय 6, पाई का मान क्या होता है 180 भागा 6, क्या आंसर हो जाएगा पाई बाय 6। समझ गए यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। अगर इसी को पावर फैक्टर के रूप में पूछता तो क्या होता है 0.867, इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है 74,
द एक्स बाय आर रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स इज, देखो एक्स रिएक्टेंस बाय रेसिस्टेंस रेशियो जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का हमेशा मोर देन यूनिटी होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंस बाय रेसिस्टेंस रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का हमेशा क्या होता है, मोर देन यूनिटी। कोरोना लॉस इज मिनिमम, देखो कोरोना लॉस कहाँ पे मिनिमम होगा, HVDC लाइन में, HVDC लाइन में हमेशा कोरोना लॉस मिनिमम होता है। तो मोनोपोलर HVDC लाइन, मोनोपोलर मतलब क्या होता है, मोनोपोलर मतलब सिंगल कंडक्टर रहता है उसमें, क्या होता है, सिंगल कंडक्टर, ऐसे रखो। कोरोना लॉस सबसे कम किस में होगा, जिसमें सिंगल कंडक्टर HVDC लाइन होगा, हाई वोल्टेज DC लाइन, ठीक है, डायरेक्ट करेंट लाइन। 76 द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नॉमिनल रेशियो क्या होता है, नॉमिनल रेशियो होता है रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज बाय रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज। प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज का रेटेड और सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज का रेटेड जो भी होगा उसका जो भी रेशियो होगा उसको बोलते हैं नॉमिनल रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेनेवर 3 फेज फॉल्ट टेक प्लेस एट द टर्मिनल ऑफ द इंडक्शन जनरेटर सस्टेन फॉल्ट करेंट इज, देखो जब भी फॉल्ट इंडक्शन मोटर के टर्मिनल पे होगा तो उसका जो फॉल्ट करेंट होगा हमेशा क्या होगा, मच लेस देन फुल लोड करेंट, मच लेस देन फुल लोड करेंट। 78 फॉर द कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ 3 फेज लाइन, 3 फेज लाइन को आपको प्रोटेक्ट करना है किसी भी टाइप के फॉल्ट से बचने के लिए। तो 3 फेज लाइन में क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे 1 2 3 फेज लाइन है, इसको प्रोटेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 फेज अर्थ रिले फॉल्ट रिले और एक 1 अर्थ फॉल्ट रिले आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2 फेज एंड 1 अर्थ फॉल्ट रिले आर रिक्वायर्ड। When 2 transformers of different kVA rating are connected in parallel, they share the load in proportional to their respective kVA rating. Only their per unit impedance are equal. दोनों की जब पर यूनिट इम्पीडेंस इक्वल होगा, अब पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होता है, पर यूनिट इम्पीडेंस होता है पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू बाय टोटल वैल्यू, समझ गए। 80 द मोस्ट इफिशियंट टॉर्क प्रोड्यूसिंग एक्चुएटिंग स्ट्रक्चर फॉर इंडक्शन टाइप रिले, इंडक्शन टाइप रिले में क्या होता है, इंडक्शन कप स्ट्रक्चर, इंडक्शन कप स्ट्रक्चर। तो आज के इस सीरीज में टोटल मैंने 45 से लेके 80 क्वेश्चन करवाया, 46 से 80 क्वेश्चन, और नेक्स्ट सीरीज में हम पूरा कंप्लीट करेंगे जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जो वीडियो है बहुत लंबा बन जाएगा, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन। इस तरह से अब सीरीज आते रहेगा, बस आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।